नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 13 मई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज, जैसे आरक्षण से जुड़ी हुई चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर को प्लान किया जा रहा है, स्टैब्लिश किया जाएगा जयपुर, लखनऊ और कोयम्बटूर में। इसको समझेंगे कि ये क्या है। इसके अलावा कनेल का जो फूल होता है, अपने यहाँ पीला फूल देखा होगा आपने, ये वाइट और गुलाबी कलर का भी होता है, इसको बैन किया जा रहा है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। इसको भी देखेंगे हम लोग। हिंदू मैरिज एक्ट है, इसको भी हम लोग समझेंगे कि हिंदू सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, कोर्ट का एक फैसला है जिसमें कहा गया है कि सप्तपदी जो 7 फेरे होते हैं और रिचुअल्स को अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके तहत मैरिज को रजिस्टर नहीं करना चाहिए। एक स्पेशल मैरिज एक्ट होता है जिसमें आप इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन अगर मैरिज करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत में वो रजिस्टर किया जाता है। इन सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे जो आपके लिए जानने बेहद ज़रूरी हैं, उसको ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। उसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बता देता हूं कि टेस्ट सीरीज अगर आप लगा रहे हैं तो उसका मुख्य पर्पस रिवीजन ही रखिएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। उसमें मार्क्स कम आए ज़्यादा आए उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने दीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ का बीपीएससी के पेपर से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता। पेपर बिल्कुल अलग आता है। ऑप्शन जितने होते हैं उसका नोट्स बनाइएगा, टेस्ट सीरीज़ का नोट्स अलग से बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स। एग्जाम में जाने से पहले 10 दिन पहले जो आप रिवीजन करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको मदद करेगा टेस्ट सीरीज़ का नोट्स। 30 से 35 टेस्ट मैक्सिमम जाना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। 30 टेस्ट भी बहुत होता है। इसको रिवाइज़ 3 बार करना है। अगर 3 बार रिवाइज़ नहीं किया तो मत लगाइए, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 50 टेस्ट एक बार लगा कर जाइए एग्ज़ाम में, नहीं होगा आपका, इतना मैं बता सकता हूँ। तो एक भी टेस्ट अगर लगाते उसको 3 बार कम से कम रिवाइज़ कीजिएगा, नहीं तो मत लगाइएगा, सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्या है कि जब भी आप ऑप्शन देखते हैं टेस्ट का, क्वेश्चन का, तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर सवाल नहीं भी आता है आपको तो अगर आपको टेक्निक पता होगा सॉल्व करने का, एमसीक्यू सॉल्व करने का, ऑप्शंस एलिमिनेट करने का, स्टेटमेंट को समझने का, पकड़ बनाने का, तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं कोई फेक नहीं रहा हूँ, हकीकत चीज़ें, रियलिस्टिक चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम अप्रोच रखना पड़ता है। कितना भी शानदार स्टूडेंट हो, 70 से ज़्यादा सवाल कोई भी नहीं जानता होता है पेपर में 100%। फिर भी जो 100 सही कर लेते हैं, 110 सही कर लेते हैं, उसके पीछे ये डेवलप किया हुआ उनका अपना तकनीक होता है जिसको प्रैक्टिस के दौरान डेवलप किया जाता है। तो अभी आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक और ज़रूरी सूचना दे देता हूँ, उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है देखिए, अगर आप 71 बीपीएससी की तैयारी के लिए सोच रहे हैं तो जुड़िए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। कोचिंग में भी आंसर राइटिंग आपको नहीं सिखाते हैं, बिल्कुल सही बोला है मैंने, कोचिंग में आपको आंसर राइटिंग नहीं सिखाएंगे। आप किसी भी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी जुड़े हुए हैं, आप आंसर राइटिंग के लिए जुड़िए। और सबसे शानदार तरीका ये है इसमें कि आप डेली कम से कम लिखेंगे, रूटीन में आ जाएगा आपका। इसमें आपको एक ही जगह पर एनसीईआरटी मिल जाएगा, उसके बाद से GS1 मिल जाएगा, GS2 मिल जाएगा और निबंध तो सैटरडे को मिलता ही है। अगर अभी से आप अगले साल के मई तक प्रैक्टिस करेंगे, आपका 95% ज़्यादा सिलेबस तो वैसे ही तैयार हो जाएगा, उसमें कहीं पर भी आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि पीटी के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। एनसीईआरटी का अलग से फिर मैं आपसे प्राइस लूँगा और GS1 GS2 का अलग से लूँगा। मैं अभी इसलिए शुरू किया है ताकि अभी से मैं डिटेल में चेक करवा सकूँ। तो अगर आपको जुड़ना हो तो जुड़ जाइएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ही। इसमें मंथली प्लान नहीं है, 3 मंथ का है, 6 मंथ का है और 1 ईयर का है। 1 ईयर का अगर आप लेते हैं तो मात्र 249 रुपये पर मंथ के हिसाब से ही आपको पड़ जाएगा। इससे ज़्यादा सस्ता तो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होता गुरु, जिस क्वालिटी का मैं आपको सवाल करवाता हूँ। तो अगर आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का देख सकते हैं आप, दिया हुआ है, इस पर मैसेज कीजिए, मैं आपको ऐड कर दूँगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं, आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। देखिए आज का आर्टिकल है आरक्षण व संवैधानिक दायरा। क्यों है ये? तो प्रधानमंत्री मोदी जी, राहुल गांधी जी या अलग अलग जो भी नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन सभी के मुंह से आपको आरक्षण शब्द मिलेगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि हम पूरे देश में जातिगत जनगणना करवा के आरक्षण के दायरा को बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो वो पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। हमें बयानबाजी पर जाना ही नहीं है, जो जो बोल रहे हैं वो बोलने दीजिए, हमें आरक्षण की नीति को समझना। एक चीज़ और, आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट देखा होगा कि अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन और वगैरह वगैरह यूरोपीय कंट्री हैं, ये इसलिए बहुत ज़्यादा डेवलप हैं क्योंकि वहाँ पर आरक्षण जैसी नीतियाँ नहीं हैं। निरा मूर्खता है वो, उससे ज़्यादा मूर्ख आदमी आपको पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। जिसने जीवन में कभी किताब का दर्शन किया ही नहीं, वैसे ही लोग वो सब चीज़ें बोलते हैं। जब भी कुछ बोला कीजिए तो तर्कपूर्वक बोला कीजिए, पढ़े लिखे लोगों जैसा बोला कीजिए। तो आरक्षण उसका संवैधानिक दायरा समझेंगे। उसके अलावा आज के न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एस्टैब्लिश किया जा रहा है भारत में। कहाँ कहाँ पर? तो जयपुर, लखनऊ और कोयम्बटूर में।
ये आर्म सुधार में, मतलब सैन्य सुधार में अगर हम लोग देखें तो ये सबसे बड़े सुधारों में से एक होगा भारत के आज़ादी के बाद के इतिहास में। और 1999 में कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी, कारगिल रिव्यू कमेटी, KRC कहा जाता है इसको, जो एस सुब्रमण्यम है अभी, जो अपने एस जयशंकर जी हैं, इनके पिताजी थे एस सुब्रमण्यम। उन्हीं की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी, कारगिल रिव्यू कमेटी। इसने भी रिकमेंड किया था कि थिएटर कमांड भारत में होनी ही चाहिए, क्योंकि हमारी सेनाओं के बीच में समन्वय का अभाव है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे, इस पर काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, इसको भी समझेंगे। उसके अलावा और भी कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। देखिए क्या है इस आरक्षण में, भारतीय समाज समानता व सामाजिक न्याय, ये बहुत बड़ी संकल्पना है। 11th के NCERT पढ़िएगा, पॉलिटी, NCERT पॉलिटी, जिसमें आपको रॉल्स का सामाजिक न्याय। देखिए रॉल्स के बिना सामाजिक न्याय हो ही नहीं सकता। रॉल्स एक थिंकर था जिसने सामाजिक न्याय के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। NCERT अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको रॉल्स का सामाजिक न्याय दिख जाता है। स्थापित करने के लिए आरक्षण नीतियाँ लागू की गई थी। संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 जो इसके लिए बेस प्रदान करते हैं, जिसमें 2 नीतियाँ हैं। 2 नीतियाँ कौन सा है? कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण और कानून का समक्ष समानता, ये 2 अलग अलग सिद्धांत हैं समानता के सिद्धांत में, जिसमें जो दूसरा सिद्धांत है कानून का समान संरक्षण, इसके तहत में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तर्कपूर्वक विभेद किया जा सकता है। तर्कपूर्वक विभेद किया जा सकता है। ध्यान से शब्दों को सुनिएगा, टर्मिनोलॉजी बहुत मायने रखता है आंसर राइटिंग में। इंग्लिश में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं तो तर्कपूर्वक विभेद का तात्पर्य होता है कि अगर एक छोटा बच्चा है उसको भी 4 रोटी दे दिया जाए और आपको भी 4 रोटी दिया जाए, तो ये समानता का मतलब इक्वल नहीं होता है। समानता का मतलब इक्वल नहीं होता है। समान वितरण समानता नहीं है, बल्कि जिसको जितना चाहिए उतना का वितरण समानता है। समझ में आया आपको? 4 रोटी की भूख आपको 5 की हो सकती है, छोटे बच्चे का 1 में ही काम चल सकता है। तो जब वो जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना दे दिया जाए तो क्या होगा? वो होगा क्या? समानता। अब इसमें यह भी मायने रखता है, घर में कोई एक बीमार बच्चा है, उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और वहाँ पर आप समानता लेकर आ जाएं कि सभी को एक ही समान दूध मिलेगा, तो नहीं। जो बीमार है, जो पिछड़ा है, उसको अधिक मिलना चाहिए, क्योंकि उसको अभी आवश्यकता है मूल धारा में शामिल होने के लिए। इतना ही क्लियर है आरक्षण का प्रावधान। अब इसमें आप अपने विवाद लेकर आएंगे तो मुझसे डिबेट मत कीजिएगा, मेरे बारे में कोई आइडियोलॉजी मत बनाइएगा। मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, अगला देखिए, एक चीज़ और है, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ये भी बता देता हूँ, मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई भी लाभ नहीं मिलता है, फिर भी मैं इसका समर्थक हूँ, बिल्कुल हूँ, क्लियर एंड कट। ओके, संवैधानिक ढांचा और सकारात्मक कार्रवाई। भारतीय संविधान मौलिक अधिकार के तहत समानता की गारंटी देते हुए ऐतिहासिक भेदभाव व सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई को भी स्वीकार करता है। यह नीति सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, SC, ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, इसके साथ साथ इकोनॉमिक रूप से पिछड़े वर्ग, EWS, को शिक्षा, रोजगार, सरकारी योजनाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास करती है। किसमें शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं में इनको थोड़ा सा प्रयास किया जाता है कि मूल धारा में शामिल किया जाए। आर्टिकल 14, 15, 16 ये मूल रूप से 3 आधार प्रदान करते हैं। भारत में बिहार में एक मुख्यमंत्री हुए कर्पूरी ठाकुर जी। कब हुए थे ये आप मुझे बताएंगे, लेकिन इन्होंने सबसे पहले, आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने वाले सबसे पहले लोग हैं, सबसे पहले व्यक्ति हैं कौन? तो कर्पूरी ठाकुर जी हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया था, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी को भारत रत्न दिया जा रहा है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी को हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने तो मुस्लिम में पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण दे दिया था। कोई बताएगा आपको ये? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उसी समय में इनको इसके लिए गाली दी जाती थी, माँ बहन की गाली दी जाती थी। और क्या बताऊँ, तो मुस्लिम को भी, पिछड़े मुस्लिम वर्ग को भी इन्होंने आरक्षण दिया था। आरक्षण के लिए इन्होंने धर्म का सहारा नहीं लिया था। इन्होंने बोला था पिछड़ा जो भी है वो किसी भी धर्म से पिछड़ा हुआ हो सकता है, किसी भी धर्म में पिछड़ा हुआ हो सकता है, उन सभी को आरक्षण देना चाहिए। सही था, गलत था, मुझे नहीं पता, लेकिन सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सही था। इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी इनका, बहुत ज़्यादा गाली दी जाती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने लागू किया था। ओके, 14 क्या है? कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी अन्य आधार पर भेदभाव को प्रतिबिंबित करता है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसरों की समानता प्रदान करता है। राज्य को शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का निर्देश देता है। आर्टिकल 46 DPSP का भाग है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस 1992 में जनहित याचिका
2022 जैसे ऐतिहासिक मामलों में कुछ सीमाओं के साथ आरक्षण नीतियों की संवैधानिकता को बरकरार रखा है और बोला है कि ठीक है, ये सही है। इंदिरा साहनी मामला, आरक्षण सीमा 27% ओबीसी को दिया गया था, उसमें बोला गया था 50% सीमा है, 50% की सीमा को पार नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको पता ही है कि ईडब्ल्यूएस के तहत में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 50% की सीमा जो है अलांघ्य नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कठोर सीमा है, ज़रूरत पड़ने पर इसको लांघा जा सकता है और लांघा गया है। 60% आरक्षण लागू है अब कहाँ पर, तो भारत में भी लागू है, पूरे देश भर में ईडब्ल्यूएस के थ्रू में, और बिहार में 75% का आरक्षण लागू किया गया है। तमिलनाडु में बहुत पहले से 62% से ज़्यादा आरक्षण लागू था। आर्थिक मानदंड व ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जनहित अभियान मामले में आरक्षण के आधार के रूप में आर्थिक मानदंडों को अनुमति देकर आरक्षण के दायरे को बढ़ा दिया गया। इस निर्णय ने माना कि सामाजिक असमानता को कायम रखने में आर्थिक क्षति भी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को भी वैधानिकता प्रदान कर दी। पता ही होगा आपको, पिछले साल इस पर फैसला आया था। सकारात्मक कार्रवाई, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य, भारत की आरक्षण प्रणाली अद्वितीय है। अन्य देशों ने प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम लागू किए हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को समझने से ऐसी नीतियों की प्रभावशीलता और चुनौती के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सभी देशों में कुछ न कुछ वर्ग को इस तरह की फैसिलिटी दी गई है। हाँ, कहीं पर अनिवार्य नहीं है ये, तो कहीं पर केवल शिक्षा तक सीमित रखा गया, कहीं पर केवल इकोनॉमिक चीज़ों को सपोर्ट करने तक रखा गया है। लेकिन भारत में जितना व्यापक है आरक्षण का आधार, उतना आरक्षण का आधार व्यापक दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। अमेरिका में नस्ल के आधार पर दिया गया है, आपको पता ही होगा, नस्लीय भेदभाव हद से ज़्यादा है वहाँ पर, इसके आधार पर वहाँ दिया गया। अपने यहाँ पर जातिगत भेदभाव है तो जातिगत आधार पर आरक्षण दिया गया था। इतना ही सिंपल है इस चीज़ को समझना। संयुक्त राज्य अमेरिका और सकारात्मक कार्रवाई। संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम का उद्देश्य नस्लीय अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से अफ्रीकी अमेरिकियों, लैटिन अमेरिका के विरुद्ध हुए ऐतिहासिक भेदभाव को संबोधित करना है। हालांकि इन कार्यक्रम की वैधता और संवैधानिकता जांच का विषय रही है, जैसा कि फेयर एडमिशन बनाम हार्वर्ड जैसे मामलों में देखा गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज प्रवेश में नस्ल आधारित सकारात्मक कार्रवाई के खिलाफ फैसला सुनाया था कि आप नस्ल आधारित कॉलेज में प्रवेश नहीं दे सकते हैं, इससे कॉलेज की जो क्वालिटी होता है उस पर असर पड़ता है। सीधी सी बात, आपसे कोई पूछेगा कि किसी एग्ज़ाम में, अब मेरी बातों का बुरा बहुत जल्दी लग जाता है, लगा लीजिए कोई बात नहीं, किसी एग्ज़ाम में किसी व्यक्ति को 50 नंबर आया है और एग्ज़ाम पास करके आया, आप उससे अपने बच्चे को पढ़वाना चाहेंगे, या उसी एग्ज़ाम में किसी को 150 नंबर आया है, इससे अपने बच्चे को पढ़वाना चाहेंगे? आपसे ही पूछेगा कोई, आप ही बता दीजिएगा इसका उत्तर। आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ, रियलिस्टिक चीज़ों पर बात करना चाहिए। तो अमेरिका का जो अमेरिका का केस में समझा रहा था, अपने यहाँ का नहीं, अमेरिका में क्या बोला गया कि कॉलेज में नस्ल आधारित सकारात्मक कार्रवाई के खिलाफ वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इससे कॉलेज की जो क्वालिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अमेरिका की बात कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। यूनाइटेड किंगडम सकारात्मक कार्रवाई। इसके विपरीत यूनाइटेड किंगडम रोजगार वंचित समूहों के कम प्रतिनिधित्व से निपटने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के उपाय अपनाता है। ये स्वैच्छिक पहल नियोक्ताओं को अपने संगठन के भीतर विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने के सक्रिय कदम उठाने में सक्षम बनाती है। हालांकि वे अनिवार्य आरक्षण नीतियों से भिन्न है। ये फ्रांस में भी शैक्षणिक उपाय किए गए। दूसरी ओर फ्रांस में नस्ल या जातीयता के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है। इसके बजाय कम आय वाले छात्रों के लिए अवसर बढ़ाने के लिए शैक्षणिक उपाय प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो सामाजिक असमानता को संबोधित करने के लिए अलग दृष्टिकोण को दर्शाता है। वहाँ पर कम आय वाले जो छात्र हैं उनके लिए इस तरह का अवसर उपलब्ध करवाया जाता है ताकि उनकी आय बढ़ सके और अपने एजुकेशन को वो आगे परस्यू कर सकें। दरअसल में अमेरिका और पश्चिमी देश जितने भी हैं, नॉर्डिक कंट्री को छोड़कर, यानी कि डेनमार्क, स्वीडन, इनको छोड़कर वहाँ पर एजुकेशन फ्री होता है। बाकी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इन सभी जगहों पर एजुकेशन बहुत कॉस्टली होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसीलिए वहाँ पर आपने मूवियाँ वगैरह में देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो बर्गर, पिज़्ज़ा शॉप में काम करते हैं, कॉफ़ी हाउस में काम करते हैं, तब जाके वो क्या कर पाते हैं, अपने एजुकेशन का फीस भर पाते हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा महंगा होता है वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम, बहुत ज़्यादा महंगा है। ओके, इसका ध्यान में रखिएगा। अगला देखिएगा वर्तमान बहस और समावेशन और विस्तार। वर्तमान बहस किस चीज़ को लेकर चल रही है? देखिए क्या है कि भारत में आरक्षण नीतियों को लेकर चल रही बहस में विभिन्न आयाम शामिल हैं, जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा, मुसलमानों को शामिल करना, 50% आरक्षण सीमा, दलित, ईसाई, मुसलमानों का आरक्षण लाभ का विस्तार शामिल है। ये मुद्दे संवैधानिक आदेश के तहत सामाजिक न्याय को संतुलित करने में निहित जटिलताओं की बारीकी के ऊपर, मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत में एक है कि मुस्लिमों को आरक्षण दो, दूसरा है कि भाई
भाई ईसाई दलित जो हैं उनको आरक्षण दो, 50% आरक्षण सीमा तो ख़त्म हो ही गया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा चल रही है, चुनाव में काफ़ी ज़्यादा विवाद है। मुसलमानों का अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा में शामिल करना, अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा में मुसलमानों को शामिल करना एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। समर्थकों का तर्क है कि सामाजिक न्याय के संवैधानिक उद्देश्य के अनुरूप है। कर्नाटक जैसे राज्य मुस्लिम समुदाय के लिए उनके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग को पहचानते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा के भीतर उप वर्गीकरण 1995 से मौजूद है। कर्नाटक राज्य में 1995 से ओबीसी के तहत में एक उप वर्गीकरण किया गया, सब डिवीज़न बनाया गया है और उसके तहत में मुसलमान जो सामुदायिक रूप से सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हुए हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाता है। हालांकि विरोधियों ने केवल धर्म के आधार पर आरक्षण की ऐतिहासिकता विरोध के बारे में चिंता जताई है। निष्पक्षता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने बोला है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें बात क्या है। बात दरअसल में ये है कि आरक्षण का मूल सिद्धांत कहाँ से आया। डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान सभा में शामिल थे, आरक्षण का मूल संविधान जो मूल उद्देश्य है उन्होंने जो बताया था वो क्या था, जातिगत आधार पर कि भारत में डिस्क्रिमिनेशन जो है ये जातिगत आधार बहुत ज़्यादा है, हमेशा से रहा है, ऐतिहासिक है। ये 3000-4000 साल पर वर्षों पुराना इतिहास है हमारा कि हम जाति के आधार पर एक दूसरे को छुआछूत और खाना पानी इन सब चीज़ों के लिए हम एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो इस चीज़ के आधार पर जो समुदाय के सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, इसीलिए मूल संविधान में सुप्रीम एससी और एसटी के लिए ही केवल बात की गई थी। एससी और एसटी को आरक्षण प्रदान करना चाहिए। तो इसमें धर्म का आधार पर आरक्षण की तो नीति नहीं थी, लेकिन बाद में धर्म का आधार पर आया कि भाई पिछड़ा हुआ तो किसी में भी पिछड़ा हो सकता है, क्योंकि भारत में जितने भी धर्म बाहर से आए, चाहे वो इस्लाम आया या चाहे ईसाई आए, उन सभी में भी धीरे धीरे क्या हो गया, भारत की जो खराबी थी वो उनमें भी समाहित हो गई, जातिगत चीज़ें उनमें भी समाहित हो गई। मूल इस्लाम में कहीं पर भी जाति का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन भारत में आके इस्लाम में भी जातियाँ बन गई, अलग अलग डिवीज़न बन गया, उसमें भी पिछड़ा और ये सब चीज़ें बन गई। तो क्यों ना उनको भी सामाजिक न्याय के तहत में लाना चाहिए। दोनों पक्ष मैंने आपको स्पष्ट करवाया है। ओके। आरक्षण सीमा पर बहस। 50% आरक्षण सीमा पर बहस सकारात्मक कार्रवाई समानता के बीच संतुलन के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि आरक्षण हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लिए अवसर प्रदान करने में सहायक रही है। वहीं गहरी असमानता को दूर करने में सीमा के प्रभावकारिता के बारे में चिंताएं उठाई गई है। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में आरक्षण की सीमा हटाने की प्रतिज्ञा की गई है और जिस प्रकार से बिहार में जातिगत जनगणना के पश्चात से आरक्षण की सीमा को हटा दिया गया। बिहार में पहले 60% था आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को मिलाकर अब 75% तक पहुंच गया। आपको पता ही होगा, जो लोग 70 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, सचेत हो जाओ, समय से पहले 75% आरक्षण इतना आसान नहीं होने वाला है गुरु, बहुत मुश्किल होने वाला है, पहले ही बता देता हूं। एक तो सीटी आएंगी बहुत कम, उसमें से भी 75% रिजर्व, उसमें भी बच्चे कोई कम तो है नहीं और पढ़ने लिखने में भी होशियार हैं, मतलब पहले से ही उनका कट ऑफ ऊपर जाता है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। तो फिर तो हो गया, जितना इस बार गया है कट ऑफ उससे ज़्यादा को उम्मीद कीजिए। और एक चीज़, जो लोग 75% रिजर्वेशन में हैं, आपके लिए भी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इस 75% के कारण एग्ज़ाम देने वालों की संख्या खूब बढ़ने वाली है रिजर्व कैटेगरी में, तो और मारामारी होने वाला है क्योंकि बेरोज़गारी हद से ज़्यादा है। ओके। चुनौती और सिफारिश की। आरक्षण नीति से जुड़ी चुनौतियों और जटिलताओं को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों की विविध आवश्यकताओं और वास्तविकताओं पर विचार करे। सुधार के लिए सिफारिशों में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को कायम रखते हुए आरक्षण तंत्र की प्रभावशीलता, समावेशिता, स्थिरता को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एक डिजिटलीकरण का इतना शानदार सा युग है, तो हम एक लिस्ट बनाएं, डिजिटल डेटाबेस बनाएं। सुनिएगा, आपको अपने उपचार लिखने होते हैं, अपने विचार लिखने होते हैं, उपाय लिखने होते हैं। हम एक डिजिटल डेटाबेस बनाएं जिसमें ये देखें कि आज तक किसको किसको लाभ मिला है, किसको किसको आरक्षण का लाभ मिलकर नौकरी मिल चुकी है, उन सभी को उस लिस्ट से हटा दो और उन लोगों को ऐड करो जिनको आज तक एक भी बार नहीं मिला है। इसी साल यूपीएससी में एक बच्चे ने पास किया है जिसका 263 या कुछ रैंक था, पवन कुमार नाम है उनका। वैसे लोग हैं जो डिजर्विंग है आरक्षण की नीतियों के तहत में। ऐसे किसी एक भी व्यक्ति को मिलता है तो आरक्षण बिल्कुल जायज़ है। आपने उनका घर देखा होगा, वीडियो वगैरह में दिखाया था, घास फूस के घर थे, जिस घर में जानवर रहते थे वही घर में इंसान भी रहते थे। तो हमें इस तरह की नीति को आजकल के दौर में ऐसा कार्यान्वित करना पड़ेगा। आंख मूंद कर सबको नहीं दे सकते हैं क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा है तो जो आरक्षित वर्ग हैं उनका शोषण, जिनको रिजर्वेशन मिल चुका है, वही लोग करते हैं। एक ऐसी वर्ग है जो दिल्ली में रहा है हमेशा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप ही के लिए बोल रहा हूँ।
उपाय बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसी वर्ग है जो दिल्ली में रहा है, हमेशा अच्छे स्कूल में पढ़ा है, अच्छे कॉलेज में पढ़ा है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, तो वो एससी से ज़्यादा एक गांव में रहने वाला एससी जो है, जिसको आज तक कभी सही स्कूल तक नहीं गया, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, वो ज़्यादा डिजर्विंग है, उसको पहले नौकरी मिलनी चाहिए। यानी कि हमें तार्किक बनाना पड़ेगा, हर समूह के भीतर भी डिजिटल युग में डिजिटली चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सकें, हर साल लोगों को हटा सकें, हर साल नए लोगों को ऐड कर सकें, प्रायोरिटी बेसिस पर जॉब दे सकें। ये हो सकता है उपाय, आप भी सोचिएगा। उपवर्गीकरण और प्रतिनिधित्व, तो विभिन्न समुदायों के बीच आरक्षण लाभ का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए आरक्षित श्रेणी के भीतर उपवर्गीकरण आवश्यक है, जो किया भी गया है कई जगहों पर, जैसे ओबीसी, ईबीसी, ये भी तो उपवर्गीकरण है। एससी में अभी तक उपवर्गीकरण कहीं पर भी नहीं है। रोहिणी आयोग के निष्कर्ष समिति संख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग जाति उपजातियों के बीच आरक्षण लाभों की एकाग्रता को उजागर करता है। इस असंतुलन को दूर करने के लक्षित हस्तक्षेप आवश्यकता को रेखांकित करता है। यही चीज़ें जो मैंने बोला है ना आपको, टारगेट करो कि किसको देना है, उसी को केवल पर्टिकुलरली दे दो। आजकल के दौर में तो बहुत आसान है गुरु डिजिटल चीज़ों को अरेंज करना, 2-4 क्लिक के द्वारा कर सकते हैं आप अरेंज, ठीक ना। तो वो हम कर सकते हैं टारगेटेड। रोहिणी आयोग बनाया गया था कुछ दिन पहले, आपको पता ही होगा, जिससे ये पूछा गया था कि ओबीसी जो वर्ग है इसमें बहुत ज़्यादा जातियां शामिल हैं, इसके कारण से ओबीसी का कट ऑफ आपने देखा होगा जनरल से आधे नंबर 1 नंबर यूपीएससी में कम रहता है, बेचारे आरक्षण में भी आते हैं, लाभ भी नहीं मिल पाता है। तो रोहिणी आयोग ने बोला कि कई सारे ओबीसी में ऐसी जातियाँ हैं जिनको सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, और कई सारी ऐसी जातियाँ जिनको आज तक लाभ ही नहीं मिला ओबीसी के तहत, तो हमें उनको संबोधित करने की, टारगेट करने की ज़रूरत है। दलित, ईसाई और मुसलमानों का आरक्षण देना, दलित, ईसाई, मुसलमानों का आरक्षण लाभ का विस्तार ऐतिहासिक भेदभाव को संबोधित करने, सामाजिक समावेशन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने हिंदू समकक्षों के समान सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद दलित, ईसाई, मुसलमान, एससी आरक्षण श्रेणी से बाहर रखा गया है, जिससे उनका हास्यकरण और ज़्यादा बढ़ गया है। कोई दलित है, वो ईसाई का अपना धर्म अपना लेते हैं तो वो आरक्षण से बाहर हो जाते हैं, या दलित ईसाई में अगर कोई है जो बहुत कमज़ोर वर्ग है तो उनको भी नहीं मिल पाता है। हमें इस चीज़ को भी थोड़ा संबोधित करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि आरक्षण की नीति को पहले के ढर्रे पर नहीं चलाना चाहिए, टारगेट करना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्ग है उसको सबसे पहले आरक्षण देना चाहिए। आज कमेंट में बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें मिलेंगी, कई सारे लोग मुझे कोसने वाले हैं, कोस लीजिए। मेरा काम है ईमानदारी से आपको पढ़ाना, मैं पढ़ाऊँगा, सच बोलूँगा आपके सामने, आपको उपाय बताऊँगा, आपका जो दिमाग बंद है उसको खोलने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। दरअसल में देखिए था क्या कि एक कपल ने डिवोर्स के लिए फाइल किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमने कोई सेरेमोनियल इस तरह का नहीं किया था, इसलिए बाद में कोर्ट ने उसको अवैध करार दे दिया और बोला कि ठीक है, आप दोनों स्वतंत्र हैं, अपना अपना जीवन जी सकते हैं। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर हिंदू मैरिज 7(1) में कहा गया है, एक्ट के 7(1), मत ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। इसमें कहा गया है कि हिंदू मैरिज में जो अलग अलग रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो करना अनिवार्य होता है। तो इसी को लेकर आज के पेपर में एक लेखक महोदय उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया है कि सप्तपदी जैसी जो चीज़ें हैं, सप्तपदी 7 फेरे जैसी चीज़ें, ये हिंदुओं में भी कॉमन नहीं है। सभी जगहों पर जो अलग अलग हिंदू हैं वो ज़रूरी नहीं कि सप्तपदी को फॉलो करते ही हैं। हिंदू जो रिलीजन है इसमें मैरिज के कई सारे अलग अलग जो हैं वो प्रथाएं हैं, और उन सभी प्रथाओं को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मान्यता दी गई है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट यह है, जो लेखक महोदय का विचार है, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर ये फैसला दे रही है कि सप्तपदी को फॉलो नहीं किया, रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया, इसलिए ये विवाह अवैध है। तो दरअसल में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हिंदू मैरिज में जो रिचुअल्स होता है उसका बहुत ज़्यादा मायने रखता है। रिचुअल्स का मतलब जो विधि विधान होता है उसका बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि विवाह जो है हिंदुइज्म में इसको संस्कार माना जाता है। 16 संस्कार होते हैं, जन्म से पहले से लेकर मृत्यु जो होता है अंतिम संस्कार होता है। मृत्यु को इसीलिए क्या कहा था? अंतिम संस्कार। क्यों कहा जाता है? कि 16 संस्कार होते हैं, मुंडन, जनेऊ, ये सभी संस्कार ही होते हैं। तो विवाह के बाद एक ही संस्कार बचता है, वो है कौन सा? तो अंतिम संस्कार। उसके बाद आपका कोई कल्याण होगा ही नहीं, कोई संस्कार की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये संस्कार है, तो इसलिए इसमें रिचुअल्स को फॉलो करना अनिवार्य है। अगर वो फॉलो नहीं किया तो इसके तहत मान्यता नहीं दी जा सकती है। बात इतना ही सिंपल है। दरअसल बिहार और झारखंड 2 जगहों पर अलग अलग कपल थे, उनके बीच मैरिज हुआ और बिना रिचुअल्स को फॉलो किए हुए मैरिज हुआ। फिर उन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल किया, अब डिवोर्स भी हो गया, सब कुछ बात खत्म हो गया। तो इसको समझते हैं हम लोग। देखिए क्या है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भारत की संसद द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है जो हिंदुओं और अन्य लोगों के बीच विवाह से संबंधित कानून को संहिताबद्ध या संशोधित करता है। कोड है ये,
कोड है। कोड में एक से ज़्यादा कानून शामिल होते हैं। हिंदू, बौद्ध, जैनियों, सिखों उन व्यक्तियों को लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है। इसके अलावा जो भारत में अलग अलग धर्म हैं उन सभी पर एक ही में लागू होता है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन। ओके। एचएमए के तहत तत्काल प्रक्रिया क्या है? एचएमए की धारा 13B में आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान है, जिसके तहत विवाह के दोनों पक्षों को एक साथ जिना न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है, उसका आधार पर वो तलाक ले सकते हैं। अलग अलग जो डिवोर्स का आधार होते हैं उनमें भी बताया गया कि यह इस आधार पर किया जाएगा कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि से अलग अलग रह रहे हैं, एक साथ रहने में सक्षम नहीं है, पारस्परिक रूप से सहमत हैं कि उनके रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद दोनों पक्षों को पहली याचिका की प्रस्तुति की तारीख से कम 6 महीने बाद उक्त तिथि के पश्चात 18 महीने के बाद अदालत के समक्ष में दूसरा प्रस्ताव पेश करना होता है, अगर उन्होंने याचिका वापस नहीं ली है। तो दरअसल में इसको लॉन्ग प्रोसेस बनाया गया है कि अगर बीच में मन बदल जाए तो डिवोर्स ना हो। कोर्ट का काम क्या है भाई? रिश्तों को बना कर रखना कि तोड़ देना। इसीलिए इतना लंबा प्रावधान बनाया गया कि बार बार कोर्ट समय देती है कि पुनः विचार कर लीजिए, और उसके बाद बोलती ठीक है आप हम ही ख़त्म कर देते, इतना तंग आ गया हो। तो 6 महीने से अनिवार्य प्रतीक्षा का उद्देश्य पक्षकारों को अपनी याचिका वापस लेने का समय देना है। आपसी सहमति तलाक की याचिका शादी के 1 वर्ष बाद ही दायर की जा सकती है। तलाक की याचिका 1 वर्ष बाद ही दायर की जा सकती है आपसी सहमति से। ये वो पॉइंट है जिसमें आपको स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है। फिर आप वहाँ पर सोचोगे कहाँ से क्या पूछ लिया, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, बीपीएससी सिलेबस से बाहर का पूछ रही है, आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसे कैसे एक्ट पूछ सकती है, कुछ भी पूछ सकती है। जो भी यूनिवर्स में है वो सब सिलेबस में है, ठीक है। एचएमए की धारा 14 में कहा गया है कि प्रतिवाद की ओर से अत्यधिक दुष्टता या याचिकाकर्ता को हो रही असाधारण कठिनाई की स्थिति में तलाक की याचिका तुरंत दायर की जा सकती है। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो तुरंत भी दायर की जा सकती है। पारिवारिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन धारा 13B के तहत 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि की छूट की मांग की जा सकती है। अगर परिवार चाहे तो बोले कि हम 6 महीने तक प्रतीक्षा नहीं करना, हमें इंस्टेंट चाहिए, 10 मिनट डिलीवरी वाला चाहिए, तो ठीक है भाई, तब तो वो भी कर सकते हैं। ये तो हो गई हिंदू मैरिज एक्ट की बात। लेकिन अभी वो न्यूज़ मैंने आपको कहाँ दिखाया जिसमें इस चीज़ की बात की गई है, उसको भी तो देखना है, केस का नाम भी तो पढ़ना है आपको, क्या है फैसला उसको भी तो ज़रा पढ़ा दूँ। तो चलिए न्यूज़पेपर में देखते हैं उस न्यूज़ को जिसमें इस चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया। उसके बाद हम लोग डिजी लॉकर को समझेंगे, और भी एक टॉपिक है जो आपके लिए लाया हूँ मैं। ओके, देखिए यही वो न्यूज़ है, और इसमें केस का नाम हो सके तो ध्यान रखिएगा क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ है, तो क्या पता पूछ ले। इसमें देखिए क्या है, डॉली रानी वर्सेज मनीष कुमार चंचल, ये केस है किसका? तो ये डिवोर्स का केस है। दरअसल में हुआ क्या, इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मैरिज हुआ और मैरिज को रजिस्टर भी किया गया। 7 मार्च 2021 को इन्होंने मैरिज को रजिस्टर किया है। 7 मार्च को इनका इंगेजमेंट हुआ और 7 जुलाई 2021 को उन्होंने वैदिक जन कल्याण समिति के थ्रू में रजिस्ट्रेशन करवाया मैरिज का। उसके पश्चात इन दोनों परिवार ने बोला कि अब हम लोग थोड़ा सा विधि विधान का भी कर लेते हैं, लेकिन फिर बीच में दोनों अलग अलग रह रहे थे कपल, इनके बीच में डिफरेंसेज आने लग गए, जिसके पश्चात जो पुरुष पक्ष है उसने डिवोर्स के लिए फाइल किया था, और उसने 142 के तहत में, संविधान का जो 142 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत में बोला था कि हमें इस विवाह से अलग होना है, चूँकि हमने अपने विवाह को हिंदू मैरिज रिचुअल्स के द्वारा पूरा नहीं किया है, इसलिए इसको हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं माना जाना चाहिए और हमें अलग अलग होने का आदेश दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या बोला, तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि इफ़ नो सप्तपदी सेरेमनी इज़ परफॉर्म, 7 फेरे का परफॉर्म अगर नहीं किया गया है, तो कोर्ट ने बोला कि हिंदू मैरिज बिटवीन 2 पीपुल कैन नॉट बी कंसीडर वैलिड। 2 लोगों के बीच में हिंदू मैरिज को कंसीडर नहीं किया जाता, वैध नहीं माना जाएगा, और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया। अब ये इन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए था कि कई सारे ऐसे हिंदू धर्म के अंदर ही अलग अलग जगह है, अलग अलग रीजन है जहाँ पर सप्तपदी को उतनी ज़्यादा महत्व नहीं दी जाती है। बॉलीवुड का हंगामा है जो पूरे देश में सप्तपदी फैला रखा है। सप्तपदी बहुत कम जगहों पर परफॉर्म किया जाता है, अलग अलग जो रिचुअल्स होते हैं उसको परफॉर्म किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये शब्द यूज़ करना कि सप्तपदी अगर नहीं हुआ है तो वैलिड नहीं है, ये कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि बिना सप्तपदी के भी हिंदू धर्म में शादियां होती हैं। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये न्यूज़ इतना ही है, बाकी तलाक से जुड़े हुए पहले फैसले थोड़ी ना आपसे पूछेगा, वो सब चीज़ नहीं पूछा जाता है। बस ये है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में कि पहले सेरिमोनियल चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद मैरिज रजिस्टर होता है, और मैरिज जो है उसका सेरिमोनियल आवश्यक होता है, अनिवार्य तत्व है।
हाँ वो बड़ा और छोटे लेवल पर हो सकता है, लेकिन वो अनिवार्य तत्व है। बिना पंडित के भी शादी हो सकती है, ये भी बताया गया है इसमें कि ज़रूरी नहीं कि सेरेमनी में पंडित पुरोहित उपस्थित ही हों, उसके बिना भी हो सकता है, लेकिन सेरेमनी आवश्यक है, जो विधि विधान है वो आवश्यक माना गया है। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि नेपाल के कामी रीता शेरपा हैं, इन्होंने 29वीं बार एवरेस्ट फतह किया है। इतनी बार तो लोग पार्क नहीं जाते जितनी बार ये एवरेस्ट घूम कर आ जाते हैं। शेरपा है, शेरपा पहाड़ में रहने वाली एक अलग कम्युनिटी होती है जिसके लिए हिमालय कहीं भी पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ में रहते हैं ये लोग तो इनको हैबिट होता है उन चीज़ों का। 29 बार ये इन्होंने एवरेस्ट को फतह किया है। एक बार फतह करने में लोगों की जान चली जाती है, 29 बार। ठीक है, इनका नाम बस ध्यान में रखिएगा, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज़ है कि इसी साल में एक US के व्यक्ति थे जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग का किडनी लगाया गया था, सुअर का किडनी लगाया गया था इस व्यक्ति के तहत में अंदर में, और 62 वर्ष के थे, इनकी मृत्यु हो गई। वो सफल नहीं हो पाए ये एक्सपेरिमेंट। पिग सुअर का जेनेटिकली मॉडिफाइड जो किडनी होता है वो ट्रांसप्लांट इंसान के अंदर में किया गया था, लेकिन वो सही नहीं हो पाया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इनकी मृत्यु हो गई। तो ये अमेरिका का केस है। कई बार इस तरह के छोटे छोटे फैक्ट जो होते हैं वो आपसे पीटी में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ देखिए क्या, अगला है कि नेपाल ने अपने 100 रुपये के नोट पर उन एरिया को भी दिखाया है जो भारत का हिस्सा है, जो भारत का हिस्सा माना जाता है, और अपने मैप में दिखा दिया इन्होंने। अब इस चीज़ को लेकर विवाद शुरू हो गया है भारत और नेपाल के बीच में भी। जो प्रेसिडेंट एडवाइज़र थे वहाँ पर, उन्होंने बोला कि इस तरह का काम हमें नहीं करना चाहिए। एक्स RBI गवर्नर भी हैं, कहाँ के, RBI नहीं, नेपाल का जो बैंक है सेंट्रल बैंक, उसके भी गवर्नर रहे हैं, और इनको पद से हटा दिया गया। और इस विवाद को जरा हम लोग मैप के थ्रू में समझेंगे, भारत और नेपाल के सीमा विवाद को। दरअसल उत्तराखंड में एक इलाका है लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, उस वहाँ पर काला पानी विवाद का भी क्षेत्र है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद से कौन सा न्यूज़ देखिए, ये न्यूज़ है जो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में से एक है, जिसमें इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर प्लान किया जा रहा है, जो वाइस CDS और डिप्टी CDS इन सभी के रोल को डिफाइन किया जा रहा है। देश में 3 जगहों पर एक कमांड बनाया जाएगा। इससे पहले अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, इन सभी जगहों पर इस तरह का इंटीग्रेटेड कमांड बनाया गया है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत कमांड सेंटर। एकीकृत का मतलब क्या होता है, सेना का एकीकरण करना। सेना के जो तीनों विंग हैं अभी वर्तमान में, एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, ठीक है, इन तीनों को एकीकृत करना, तीनों को एक साथ फैसला लेना, एक ऑपरेशन को एक जरिए संपन्न करवाने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। जयपुर, लखनऊ और कोयम्बटूर, ये 3 सेंटर हो सकते हैं थिएटर कमांड के। थिएटर कमांड आप आज के बाद नहीं भूलेंगे। हॉलीवुड की मूवियाँ देखी है आपने आर्मी वाली, इसमें एक ही जगह पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सभी सेना के विंग के, और फैसले ले रहे होते हैं। कुछ उसी तरह का थिएटर कमांड का मतलब कुछ उसी तरह का होता है, जहाँ पर तीनों सेनाएं और भी कई सारे विंग इकट्ठे होकर फैसला ले सकेंगे, ऑपरेशन कंडक्ट करवा सकेंगे, लॉजिस्टिक को इधर से उधर करवा सकेंगे। लॉजिस्टिक का मतलब होता है जो सेना के साजो सामान होते हैं उसकी आवाजाही की लॉजिस्टिक होती है। लॉजिस्टिक सहित, ऑपरेशन सहित कई सारे चीज़ों में समन्वय स्थापित हो सकेगा। भारत के सबसे बड़े सैन्य सुधारों में से एक है 1999 में बनी कारगिल रिव्यू कमेटी। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था आपको, सुब्रमण्यम कमेटी थी, S जयशंकर जी के जो पिताजी थे वही सुब्रमण्यम कमेटी, उसने भी रिकमेंड किया था। आज तक भारत में सैन्य सुधार को लेकर जितनी भी बड़ी कमेटियां बनी हैं उन सभी ने इसका रिकमेंड किया है कि भारत में सैन्य समन्वय की कमी है, कोऑपरेशन की कमी है। सेनाएं आपस में कोऑपरेट नहीं कर पाती हैं सही से, इसलिए जिस ऑपरेशन में कम दिन लगना चाहिए उसमें काफ़ी समय लग जाता है। जिसका उदाहरण कौन सा था, जिसका सबसे शानदार उदाहरण था कारगिल का वॉर। हम जीत गए थे लेकिन काफ़ी छीछा लेदर हो गया था, उसमें काफ़ी सारे हमारे जवानों की मृत्यु हो गई थी, शहादत हो गया था। तो इस चीज़ के कारण से उसके बाद जो कमेटी बनी तो उसने रिकमेंड किया था कि हमें समन्वय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और फिर किया भी गया है। लंबा प्रोसेस है लेकिन अब प्रोसेस संपन्न होने की दिशा में है। 1999 से चला आ रहा है ये, अब ये संपन्न होने की दिशा में बढ़ रहा है। Ready with the organizational structure for the creation of integrated theater command, the armed forces are looking at the appointment of Vice Chief of Defence Staff and Deputy Chief of Defence Staff जो हैं इनको नियुक्त किया जाएगा। और उसके पश्चात से क्या होगा, इस रैंक के जो अधिकारी होंगे वो इन सेंटरों को सही से कंडक्ट करवाएंगे। इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थिएटर कमांड लुकिंग एट द इंटीग्रेटिंग रिसोर्स ऑफ द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है, इनके जो रिसोर्स होते हैं वो अलग अलग क्यों हैं, उन सभी को एक जगह इकट्ठा करके
हम उन सभी का उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं? तो हमें जो थ्रेट है टू फ्रंट वॉर का, सॉरी गलत बोल दिया था मैंने, इसमें हमें है कि भाई चीन और पाकिस्तान की गठजोड़ बहुत अच्छी है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि दोनों मिलकर हम पर अटैक करें। अगर वॉर का सिचुएशन बनेगा तो दोनों समय जूझना पड़ सकता है। इसके लिए हमें तैयार रहने के लिए अपने अंदर समन्वय को बढ़ावा देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि एयरफोर्स अपने हिसाब से काम करे, आर्मी अपने हिसाब से काम कर रही है। इसीलिए इस तरह की सेंटर की अवधारणा काफ़ी पहले से चली आ रही है, जिसको अब जो है वो सही रूप में स्ट्रक्चर किया जा रहा है। अब देखिए इसी में अगला क्या, देखिए इसमें बोला गया कि जो डेप्यूटी CDS होंगे, देखिए यहाँ पर बोला गया कि डेप्यूटी CDS जो होंगे वो इस रैंक के ऑफिसर होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होंगे, और वही इस तरह के ऑपरेशन को संचालित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। डेप्यूटी CDS इस रैंक का एक नया ऑफिसर क्रिएट किया जा रहा है, एक पद क्रिएट किया जाएगा जो इन चीज़ों को कंडक्ट करवाएंगे, जो इंटेलिजेंस को, लॉजिस्टिक को, ऑपरेशन को, अगर कहीं पर हमें तीनों की आवश्यकता पड़ेगी समन्वय की, तो वहाँ पर ये फैसला लेंगे डेप्यूटी CDS रैंक के ऑफिसर, जिनका रैंक जो है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के समान होगा। ठीक है। और अगला देखिए इसी का जो न्यूज़ का विस्तार है उसमें क्या बताया गया है कि जो नॉर्दर्न थिएटर कमांड होगा वो अभी के हिसाब से लखनऊ में इसको बनाया जा सकता है। कहाँ पर? तो लखनऊ में बनाया जा सकता है। उसके पश्चात से कहा गया है कि कोयम्बटूर में, उसके अलावा लखनऊ, कोयम्बटूर, जयपुर और इलाहाबाद में एयरफोर्स का है। इन सभी को एक इंटीग्रेटेड कमांड के तहत में स्थापित करके एक जगह पर हमें कार्रवाई करने में काफ़ी ज़्यादा सुगमता होगी। तो इसी को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। देखिए अभी इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, अभी ये लाइकली इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी इस चीज़ पर फैसला संपूर्ण रूप से हुआ नहीं है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन और इसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक डेप्यूटी CDS के तहत में थिएटर कमांड अलग अलग जगहों पर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से वेस्टर्न के लिए जयपुर होगा, सेंट्रल के लिए लखनऊ होगा, दक्षिणी के लिए कोयम्बटूर होगा, जो अलग अलग जगहों के एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स का जो है और नेवी का जो है उनके साथ में समन्वय स्थापित करके काम करेगा। ओके। वर्तमान में जो है वो 2 ट्राई सर्विस कमांड है अपने पास में। कौन कौन सा है? एक तो अंडमान और निकोबार कमांड में है और दूसरा स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड है। स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड है जिसमें तीनों सेना के विंग शामिल होते। एक है अंडमान निकोबार का कमांड है जिसमें सेना के तीनों विंग शामिल है, और एक है स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड है जिसमें सेना के तीनों विंग जो है शामिल है। ये करंट में काम कर रहे हैं ये दोनों, और ये अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के बाद में विचार आया कि क्यों ना इसको और भी ज़्यादा डेवलप किया जाए, ताकि हम जो फ्रंट से वॉर की समस्या से जूझ सकते हैं आने वाले समय में, तो उसको टैकल करने में आसानी होगा। ओके। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इस पर अभी प्रोसेस चल ही रहा है। ये जब कन्फर्मेशन आ जाएगी कहाँ कहाँ पर किसको किसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको और डिटेल में समझेंगे। 1-2 दिन में मुझे उम्मीद है कि इस पर आर्टिकल भी आ जाएंगे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसको भी डिटेल में हम लोग समझेंगे। अगला न्यूज़ पर चलते हैं। अगला देखिए डिजी लॉकर है, चर्चा में है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। डिजी लॉकर कार्यक्रम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ IT के प्रमुख पहल है ये। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सबसे प्रमुख पहल है। डॉक्यूमेंट्स जो आपके होते हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, कॉलेज डॉक्यूमेंट हो, मार्कशीट हो, ये सभी कुछ यहाँ पर मिलते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपके मार्कशीट भी मिल जाते हैं। अगर आपके ईयर का मार्कशीट आपके कॉलेज ने अपलोड किया होगा डिजी लॉकर पर, तो अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी बेकार होगा तब तो मिलने से रहा। यह दस्तावेज का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण बनाने का सरकार का प्रयास है, जिसे आसानी से सत्यापित और मुद्रण योग्य प्रारूप में संग्रहित किया जा सकता है। प्रिंट करवा सकते हैं आप, वेरीफाइड होता है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है। उपयोगकर्ता अपने दस्तावेज जैसे बीमा, मेडिकल रिपोर्ट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विवाह प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेज डिजिटल प्रारूप में यहाँ पर आप संग्रहित कर सकते हैं। लॉकर तक कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके पहुँच सकता है। गूगल व ड्रॉपबॉक्स जैसी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज संग्रहित करने के लिए भंडार स्थान प्रदान करती हैं। ई दस्तावेज के अलावा डिजी लॉकर विभिन्न जारीकर्ता विभागों द्वारा जारी किए गए ई दस्तावेज एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर लिंक भी संग्रहित करता है, जिसके द्वारा आप कहीं पर भी किसी वेबसाइट पर खुद को वेरीफाई कर सकते हैं डिजी लॉकर के लिंक के द्वारा। इसको ध्यान में रखिएगा। किस मंत्रालय की पहल है? तो इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय की पहल है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था ये आप मुझे बताएंगे। उसी समय इस तरह के ऐप लॉन्च किए गए, तो शानदार होता है, यूज करके देखिएगा। भारत व नेपाल ने पता ही आपको भारत के कई सारे इलाकों पर दावा किया था जो हमारा रहा है, और उसके पास से संगौली की जो संधि है उसकी भी चर्चा की है। नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जब जारी किया गया था, और उसी मानचित्र का उपयोग अभी नेपाल के नोट पर किया गया है, जो उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है।
नेपाल इस संबंध में 1816 के सुगौली की संधि आंग्ल और नेपाल वॉर के बाद हुआ था। आपको पता ही होगा, नेपाल और आंग्ल वॉर के बाद हुआ था। सुगौली कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण में है का जिक्र किया। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुगौली की संधि वर्ष 1816 के तहत में काली महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र, जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख शामिल है, नेपाल का भिन्न हिस्सा है। मैं दिखाऊंगा, ये काला पानी वो काला पानी नहीं है, काला पानी के सजा वाला नहीं, ये जगह का नाम है। ओके, नेपाल का भिन्न अंग है। एंग्लो नेपाल युद्ध के पश्चात 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत द्वारा सुगौली की संधि हस्ताक्षरित की गई थी। उल्लेखनीय है कि सुगौली की संधि महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया था। यहीं पर है, देखिए, काला पानी का इलाका है। दरअसल में ट्राई जंक्शन है, जहाँ से भारत को चीन पर नज़र रखने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलती है। इसी को लेकर नेपाल विवाद कर रहा है। काली नदी के पूर्व का हिस्सा उसको बताया गया था, लेकिन वर्तमान में जो भारत है वो काली नदी के, ये काली नदी है, ये जो इलाका है इसी पर दावा करता है नेपाल, बार बार इसी पर दावा करता है। ये जो आपको काली नदी दिख रही है, ये इलाका पर, ये हमारे स्ट्रेटजिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से चीन पर नज़र रखना काफ़ी आसान होता है। भारत और नेपाल के बीच में पहले जब संबंध अच्छे थे तो एक समझौते के बिना भी एक सहयोग की भावना थी, जिसके तहत भारत की सेनाएं हमेशा यहाँ पर अपना चेक पोस्ट बनाकर रखती थी और यहाँ से निगरानी भी करती थी। लेकिन ज्यों-ज्यों नेपाल में चीन का प्रभुत्व बढ़ा है, त्यों उन्होंने इन चीज़ों का विवाद करना शुरू कर दिया है। जो सुगौली की संधि है, इसी के पश्चात जो आपको उत्तराखंड के कई सारे हिस्से दिखते हैं वर्तमान में, ये भारत में शामिल किए गए थे। जो सुंदर सुंदर जगह दिखती हैं आपको, अंग्रेज़ों को रहना था यहाँ पर, इसलिए थर्ड आंग्ल वॉर के बाद में ये जो ठंडे प्रदेश होते हैं उनको भारत में शामिल किया गया। और शिमला में ही अक्सर वो रहते थे, जो गवर्नर जनरल है वो ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि वहाँ पर रहना आसान होता था। तो आपको पता ही होगा कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं नेपाल से शामिल किए गए हैं भारत में सुगौली की संधि के पश्चात, आंग्ल वॉर के पश्चात। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि केरल गवर्नमेंट जो है वो ओलियंडर जो फ्लावर होता है, ओलियंडर, इसको बैन करने पर विचार कर बैन कर भी दिया है कई जगहों पर। दरअसल ये टॉक्सिक होता है, जो पीला कनेल जानते हैं उसी को कहा जाता है, ये टॉक्सिक माना जाता है, इसीलिए इसको बैन किया जा रहा है। तो इतना ही न्यूज़ था ये। आज का न्यूज़ यहीं पर ख़त्म करते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।